new Income Tax Act. The much needed, much wanted relief. The taxpayer will need to pay. तकाजा है मौजों का तूफान से खेलो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, भंवर से लड़ो तंग लहरों से उलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। ये शेर मेरा नहीं बल्कि हमारे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी का था। उन्होंने बजट पेश करने से पहले ये शेर भी पढ़ा था और साथ में एक संदेश भी दिया था। एक बार फिर बजट संसद के पटल पर रखा जा चुका है। हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां बजट संसद के पटल पर रखा है और ये बजट मोदी सरकार का 15वां बजट है। ये बजट कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है और इसमें 3 कर्तव्यों का भी जिक्र किया गया है। वो कर्तव्य क्या है उस पर जिक्र करेंगे, बजट क्या है उसे समझेंगे, उस पर निष्कर्ष करेंगे और इसको समझने के लिए हमारे पास हमारे 3 विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आईएमटी मीडिया में आ चुके हैं। आईएमटी मीडिया की इस विशेष पहल में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है हमारे आज के मेहमानों को। मैं एक बार परिचय कराता हूँ। तो आज के मेहमानों का परिचय करते हैं। सबसे पहले मेरे सबसे दाहिनी तरफ स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के डीन डॉक्टर विनीत कौशिक सर हैं। सर काफी समय से आईएमटी से जुड़े हुए हैं और हमारा जो कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों डिपार्टमेंट को सर हेड कर रहे हैं। उनसे इधर हमारे पास इकोनॉमिक्स इस पैनल के हैं डॉक्टर अंकित शर्मा सर। ये स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, समझते हैं और आज हमारे को बजट समझाएंगे। और मेरे बिल्कुल बराबर में बैठी हैं डॉक्टर गरिमा गर्ग। क्योंकि इस बजट में फार्मास्यूटिकल्स के बारे में काफी कुछ नया है, इसलिए मैम को खास तौर पर इन्वाइट किया गया है कि फार्मा से जुड़ी कौन सी योजनाएं हैं उसका विस्तार हमारे को मैम समझाएंगे। तो आज के बजट की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बजट है क्या, इस विषय को कि बजट क्या है और इसे संविधान में, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा संविधान में बजट शब्द कहीं है ही नहीं, तो उसको हम खाली एक अकाउंट के तौर पे देखते हैं। तो बजट क्या है इसकी शुरुआत करेंगे सबसे पहले डीन सर से, डॉक्टर विनीत कौशिक सर से। सर ये बजट क्या है जो इस समय हम देख रहे हैं? बजट ओवरऑल मैं मीडियोटर के कहूंगा इसको कि मध्यम है, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को इन्होंने काफी एम्फसाइज किया हो। ओवरऑल मतलब विकसित भारत को देखते हुए इन्होंने थोड़ा इसको प्रिपेयर किया है, जो मेरे को लगता है, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रोविजंस ऐसे रखे हैं जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिटेड देंगे कंट्री को बेसिकली। ओके, अंकित सर ने कहा कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने वाला है। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट को थोड़ा आप समझा के बताएं कि किस तरह के भविष्य में होने वाले लाभ हमारे को इस बजट में देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी आपने ही जिक्र किया कि बजट टर्म कहीं यूज नहीं हुआ है। अंडर आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी एग्जैक्टली, ये जो स्टेटमेंट है, सरकार हर एक वित्तीय वर्ष में अपना एक रोड मैप तैयार करती है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में हमारे क्या खर्चे रहेंगे, उन खर्चों करने के लिए इनकम उनके पास कहाँ से आएगी, उसी को हम यूनियन बजट कह देते हैं। बात रही इस बार के यूनियन बजट की, हम ये देख सकते हैं कि इस बार कोई ज्यादा बड़ी पॉलिसी या फिर ज्यादा कुछ पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज देखने को नहीं मिली है, बट एक स्टडी पेस पे पिछले बजट को ही आगे इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे सर ने अभी बताया कि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होने वाली चीजों पे गौर ज्यादा किया गया है, जिसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि ऐसी चीजों पे सरकार का गौर करने का भी समय है कि जिन पे हम आगे जाके ज्यादा जॉब क्रिएट कर पाए, ज्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्रिएट कर पाए और लॉन्ग टर्म में हम इंडिपेंडेंट हो पाए। सर इसको थोड़ा सा उदाहरण, जैसे एमएसएमई का इस बार प्रावधान है, फॉर एग्जांपल जैसे एमएसएमईज के लिए इस बार अलग से 100,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। इसके पीछे विजन यही है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कोई सेक्टर के पास पोटेंशियल है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है वो एमएसएमई सेक्टर है, और छोटे लेवल वैसे हम लोग काम करते हैं। तो सरकार की इस कदम को मैं सराहनीय मानता हूं और इस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि एक जैसे फॉर एग्जांपल एक 3 कर्तव्य डिफाइन हुए हैं। फर्स्ट कर्तव्य में एक एसिलरेटेड और सस्टेन ग्रोथ की बात की गई है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को मैं अच्छे तरीके से देखता हूँ। ओके, 3 कर्तव्यों का सर ने जिक्र किया है। मैं एक दर्शकों को बता देता हूँ कि हमारे पास जो कर्तव्य भवन में तैयार किया हुआ जो बजट है, इसमें 3 कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। पहला कर्तव्य जो सर ने बताया, आर्थिक वृद्धि को तेज करना। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। और तीसरा कर्तव्य मोदी सरकार के कई विज्ञापन आपने सुना भी होगा, सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबको साथ लेकर चलना इस बजट का एक कर्तव्य माना गया है। इस सबके साथ में एक बहुत मेजर बजट या बहुत मेजर पॉइंट है, वो है इस बार का फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां। तो दवाइयों के विशेषज्ञ हमारे साथ बैठी हैं, गरिमा मैम बताएंगे, डॉक्टर गरिमा
कि क्या है बजट में दवाइयों के लिए किस तरह का प्रावधान है। 17 दवाइयां कैंसर की जो है जिन पे कुछ रिबेट दी गई है। इस सारे क्लॉज को समझाने के लिए डॉक्टर करीमा से मैं आग्रह करूंगा। इस बार जो बजट दिया गया है इसमें खास बात ये है कि 1 लाख करोड़ का बजट हेल्थ केयर सेक्टर के लिए दिया गया है, जिसकी 10% जो पिछले वाले से अराउंड 10% इंक्रीज है या 10% उसकी वृद्धि की गई है। इसमें इस बार जो देखा गया है कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है इस समय थर्ड है वॉल्यूम के मैटर में जेनरिक मेडिसिन में, पर जो कॉस्ट के कंपैरिजन में 14th आता है वर्ल्ड के अंदर। जेनरिक मेडिसिन्स जो हैं हमारा ऑलरेडी हम एक तरह से लीडर हैं उसके अंदर, पर इस बार जो गवर्नमेंट ने या सरकार ने एम्फेसिस किया है वो है एक उन्होंने मिशन स्टार्ट किया है बायो फार्म शक्ति, और इसका फोकस जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड बायोसिमिलर्स। बायोसिमिलर्स अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल जो शब्दों में बताऊंगी कि ऐसे पदार्थ जिनका मैन्युफैक्चरिंग या जिसका एक्सट्रैक्शन हम लोग बैक्टीरिया, प्लांट्स, फंगाई इनसे करते हैं। तो अपनी एक तरह से मैं कहूँगी एक तरह से अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को साइंटिफिक नॉलेज के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है, और इसमें 10,000 करोड़ का जो है बजट दिया गया है। इसके अंदर आपके स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स के लिए पोटेंशियल, टैक्स बेनिफिट ये सब इंक्लूडेड हैं। ऑलरेडी फार्मा ने काफ़ी सराहाया गया है, और इसका एक कारण ये भी है, अगर आपने पिछली प्रधानमंत्री की मन की बात पे हमने ध्यान दिया हो तो उन्होंने एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात की है, और इसका जो समाधान है वो बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिकल्स में हमें मिल सकता है। इसके अलावा हमारी जो सरकार ने है जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो 17 कैंसर ड्रग्स पे रिड्यूस कर दी है, और 7 रेयर डिजीजेस की भी कॉस्ट रिड्यूस की है। तो उसकी वजह से हमारे जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली जो कैंसर पेशेंट्स, उनको बहुत राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट की कॉस्ट कई बार मंथली 1-1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती थी मेडिसिन की कॉस्ट की वजह से। तो वहां पे उनको काफी राहत मिलेगी। और इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे आपका सेकंड हमने कर्तव्य जो उसमें देखा है, इसमें 3 नाइपर्स जो है उन्होंने प्रपोज किए हैं गवर्नमेंट ने, जो नए होंगे, उनका फोकस जो होगा रिसर्च, इनोवेशन और बायोसिमिलर्स एंड बायोलॉजिकल्स पे रहने वाला है। तो काफ़ी फ्यूचर के हिसाब से देखें और अपकमिंग, और वैसे भी अगर आप देखें तो हमारा जो अब अगर आप जो फोकस विजन है वो आने वाले कुछ सालों के लिए है, जहाँ पे हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हम अपनी खुद की जो आत्मनिर्भर भारत को लेते हुए, जहाँ पे हम अपने जो है कंबाइन करें ट्रेडिशनल नॉलेज को साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ। धन्यवाद। देखिए, स्वास्थ्य वो बुनियादी ढांचा है जिसके बिना एक राष्ट्र विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन स्वास्थ्य के पैरेलल एक और पार्ट जो हमारे पास आते हैं वो है शिक्षा। तो इस बजट में प्राइमरी शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए, इसके विषय लिए एक बार मैं फिर डॉक्टर विनीत कौशिक सर के पास जाऊंगा। सर, आप बताएं कि शिक्षा के लिए इस बजट में किसको क्या मिलने वाला है। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर बिल्डिंग द नेशन, एंड आई थिंक this time near about 1.39 lakhs has been introduced for the primary education, और definitely ये boom करेगा education को, primary education के लिए, because we are lacking in infrastructure in primary education. schools में बिल्कुल कोई proper व्यवस्था नहीं होती हमारे पास primary schools वगैरह में, तो government ने उधर focus किया, that is a good point over here. And the second thing is that they have also, since the IT is very at boom, AI and also, so for that they have made the provision for near about 15,000 labs will be incorporated in the schools. So that is the plus point for the students, I think so that. Yeah, exactly. AI was the very point जिस पे हम जिक्र करने ही वाले थे कि इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्योंकि दुनिया भर में उसका बड़ा देखने को मिल रही है, तो इस बजट में AI पे खास तौर पे तरजीह दी गई है। ये AI हमारे बजट को किस तरह से बूम करेगा, एक बार फिर अंकित शर्मा सर मैं आपके पास आऊंगा, बताएं कि AI से क्या फर्क दिखने वाला बजट में और देश में। बिल्कुल सर, जैसे आपने अभी बताया, आज की ही बात नहीं, पिछले कुछ सालों से एआई का हम बढ़ता हुआ एक ट्रेंड देख रहे हैं अपने सभी क्षेत्रों में। फॉर एग्जाम्पल, कल ही मैं किसी एक विषय पर चर्चा कर रहा था कि किस तरीके से करप्शन पे हम लगाम लगा सकते हैं एआई के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल,
अभी कुछ समय पहले आप बड़ा सुनते थे, बिटकॉइंस होते हैं, जी उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि इंश्योर करती है कि वहां पे लीकेजेस ना हो, बीच में कोई इंटरप्ट ना कर पाए या फिर उस चीज को एक तरीके से हैक ना करा जाए। तो यही सारी टेक्नोलॉजी हम सब्सिडीज देने के समय सरकार से जब फार्म लेवल पे सब्सिडीज जाती हैं, फाइनेंस सेक्टर में चीजें होती हैं, इवन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में ये टेक्नोलॉजी हमें काफी लीकेजेस से बचाती है। प्लस एग्रीकल्चर में स्पेशली टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट और एआई का यूज करके आगे किसान इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का मौसम रहने वाला है, उन्हें सोइंग का टाइम, हार्वेस्टिंग का टाइम, और अच्छे से असेसमेंट के अभी सॉइल की क्वालिटी क्या है, उन्हें कितने फर्टिलाइजर चाहिए, इन सब चीजों से उनकी प्रोडक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकती है। तो ये फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज हैं और काफी सराहनीय पॉलिसीज हैं। ओके विनीत सर, एक बार फिर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, इसमें विदेश जाने की जो टिकट है उस पर भी कुछ रियायत दी गई है या फिर उससे कुछ प्रभाव दिखने वाला है, उस पर आप थोड़ा सा बताएं। एक इसमें उससे पहले मैं एक चीज ऐड करना please. चाहूंगा बेसिकली इसमें, कि जो हमारे बच्चे वगैरह फॉरेन वगैरह में पढ़ते थे तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया है। पहले वो 5% के करीब टीसीएस लगता था और उसको रिड्यूस करके 2%। हालांकि उसको डायरेक्ट तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर इनडायरेक्ट बेनिफिट है, क्योंकि वो फिर टैक्स एग्जम्पशंस में, टैक्स रिबेट में उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये भी थोड़ा फॉर द पॉकेट को थोड़ा लिक्विडेट करने के लिए प्रोविजन सही है। सर आपने टैक्स की बात की, इस बार टैक्सेशन में कोई रियायत नहीं है। हाँ, ये तो उसको थोड़ा सा बताएं। 12 लाख तक का था न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, तो मेरे को लगता है सही है। इस बार कोई वो नहीं है थोड़ा, क्योंकि विकसित भारत के हिसाब से मेरे को लगता है कि टैक्स रिजिम में ज्यादा रिबेट देने की अभी फिलहाल आवश्यकता मेरे को नजर नहीं। हालांकि इसमें एक पॉइंट अंकित सर आप इसमें जवाब दें कि टैक्सेशन में रिबेट तो नहीं की है, लेकिन टैक्सेशन को सबमिट करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए कई तरह की रिबेट दी गई है, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया गया है। और पहले जो लास्ट ईयर हमने जो बजट देखा उसमें थोड़ा कियोस्क आ गया था, मतलब एकदम से सरकार को 2-3 बार उसे चेंज भी करना पड़ा। तो क्या इसलिए इस बार पहले से सावधानी बरती गई? बिल्कुल सर, कई प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। जैसे कि कई प्रावधान इस बार ऐसे भी हैं कि अगर आपके आम जनता के कुछ एसेट्स फॉरेन में भी हैं, अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए हैं तो भी वो डिक्लेयर करके कुछ सम अमाउंट ऑफ पेनल्टी पे करके वो एक मेन चैनल में ला सकते हैं। तो इस तरह के प्रावधान हम देख सकते हैं। बिल्कुल पेनल्टी की सर ने जिक्र किया, जहां तक मैंने आज सुबह जब बजट हमने पहले भी रीड किया था, पेनल्टीज पर कम की गई है। क्या ये एक तरह से लोगों को, अगर टैक्स चोरी कर रहे हैं, टैक्स का ऐसा कोई केस सामने आ रहा है, तो लोग पेनल्टी कम करके ज्यादा लोगों का कैप इसमें बढ़ाने का जिक्र की कोशिश की गई है? विनीत सर आप इसका जवाब दें। हाँ, कुछ यही मेरे को लगता है कि ये सोच के ही इस तरह से इसमें चेंजेस किए हैं, और मेरे को लगता है सही है। मेरे को लगता है सर इस बजट से सरकार की मंशा क्या है, एक बार बिल्कुल सीधे सीधे आम लोगों की भाषा में अगर हम समझने का जैसे प्रयास करें। मैंने कहा शुरू से ही, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे बहुत ज्यादा फोकस किया इन्होंने, काफी अच्छा उसमें लेके आए हैं प्रोविजंस। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि अभी ये अपना पूरा विकसित भारत 1947 और 2047 को देख के आगे चलने का पूरा वही मेरे को मैनेज लग रहा है इसका टोटली। मैम आप एक बात का जवाब दें, आयुर्वेद के लिए इस बजट में क्या नया है? आपने इनोवेशन का जिक्र किया था, तो इसके अलावा आयुर्वेद में कुछ और भी हमारे को मिलने वाला है इस बजट में? आयुर्वेदा का अगर आपने पिछले जो सत्र था उसमें भी देखा हो, अराउंड 20 कंट्रीज में ऑलरेडी हमारी जो अप्रूव हो चुकी हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ। और इसमें हमारा एक इन्होंने जो किया है कि आयुर्वेदा को प्रमोट, एक तरह से अगर आप देखें तो बायोसिमिलर और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इन्होंने एम्फेसिस किया है हमारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में। तो बहुत अच्छा स्कोप है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा है सेक्टर। और एक बात रह गई थी, मेडिटेक, टेक्नोलॉजी का मेडिकल में, डायग्नोस्टिक्स में जो स्टार्टअप्स के लिए एज वेल एज यूसेज के लिए काफ़ी इसमें प्रोविज़न इसमें भी है। और इसके अलावा जो इंपोर्ट्स किए जाते थे पार्ट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और फॉर द नीडिंग द डिवाइसेस हियर, उस पे भी इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो कम कर दी गई हैं। और एक जो आप एआई की बात कर रहे थे, क्योंकि एआई का हमारे यहाँ भी रोबोटिक्स वगैरह में जब आप बात करते हैं हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है, तो एआई के लिए भी जो है फॉरेन के जो क्लाउड सर्वर्स हैं उनको टैक्स हॉलिडे दिया गया है 2047 तक।
तो दैट इज 2047 तक का टैक्स हमें जो उनको हॉलिडे दिया गया है, तो वो भी इसीलिए है ताकि हम अपनी डिजिटल और एआई कैपेसिटी को बिल्डअप कर सके। और इसके अलावा मेरे ख्याल से इंडिया हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत सारे सॉफ्ट एआई जो है हम लोग लेके आ रहे हैं। अगर आप देखें गवर्नमेंट जो उसको प्रमोट कर रही है, एक एग्रीकल्चर में भी है, जैसे कि सर ने अभी बताया आपको कि मल्टीलिंगुअल एक एआई डेवलप किया गया है, जिससे जो किसान हैं वो अपनी जो इंफॉर्मेशन है सॉइल का, टेम्परेचर का, क्लाइमेट का, उससे वो जज कर सकते हैं। विनीत सर, एक जवाब का मैं आपसे चाहूंगा। इस बार रक्षा बजट में 15% की बिल्कुल एक ऐतिहासिक वृद्धि देखने मिली है। क्या आप इसे ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा इस वक्त ग्लोबल एटमॉस्फेयर चल रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ भी बार बार मतलब सब कंट्री सोच रही हैं कहीं हम वहां ना चले जाए। तो मेरे को लगता है कि एक ये मतलब बहुत सोच समझ के बजट को इंक्रीज किया गया डिफेंस के मामले में, और ये जरूरी भी है। मैं समझता हूँ हमको मतलब सशक्त होने के लिए और अपने डिफेंस के लिए तो मजबूत करना ही पड़ेगा हमको। अंकित सर, जो इस बार के बजट में डिफेंस में बढ़ोतरी है 15%, उसमें 26%, वो जो 15% उसका भी 26% हिस्सा खाली कैपिटलाइजेशन के लिए दिया गया, यानी कि उसमें और हम तो इसको आप बजट में किस तरह देखते हैं? क्या बिल्कुल सर, अंतर दिखने वाला है भारतीय सेना में, बिल्कुल हथियारों में? सर। इस बार जो बजट के ओरिएंटेशन हम देख रहे हैं, सरकार की मंशा साफ ज़ाहिर होती है कि हमें अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, होना चाहते हैं, और डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग हमारे लिए हमारे ही हाथों में हो, इस पर सरकार का फोकस है। जैसे हमने पिछले कई बार देखा कि हमारे इंडिजिनस जितने वेपन बन रहे हैं, हम उसमें काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, और हम इवन एक्सपोर्ट भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। कई देशों को हम अपने हथियार बेचते भी हैं, जिससे हमारे जीडीपी में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार का ये एक सराहनीय कदम है। तो आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा स्लोगन है, हम सेना में भी इसको देखने वाले हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। होना भी चाहिए। ये हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, जैसे कि 62 का युद्ध हो या कारगिल हो। ऐसा कई बार हम देखने को मिला है हमें कि जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी या वेपन के लिए किसी और देश में निर्भर रहे हैं, हमें हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आत्मनिर्भरता डिफेंस में एक मस्ट नीड है। ओके। विनीत सर, आपसे एक सवाल रहेगा कि उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इस बार बजट में क्या है? मेरे को उसमें कुछ खास नजर तो नहीं आया, पर हाँ वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए गर्ल्स हॉस्टल का प्रोविजन जो है वो एक मेरे को सराहनीय का। इसको थोड़ा और बताएं सर, इसमें क्या है इसमें ये है कि बेसिकली गवर्नमेंट ने अधिक से पूरा बजट रखा है गर्ल्स के हॉस्टल के लिए बनाने के लिए, ताकि बेसिकली गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है बार बार कम्युनिकेट करने के लिए, कम्यूट करने के लिए इधर से उधर, एक शहर से दूसरे जाने के लिए। तो उनके लिए गर्ल्स हॉस्टल का प्रोविजन होगा तो डेफिनेटली एजुकेशन में उनको बेनिफिटेड होगा, बच्चे ज्यादा एडमिशन, गर्ल्स ज्यादा एडमिशन लेंगी। तो ये मेरे को एक अच्छा उनका फर्स्ट टाइम मैंने देखा गर्ल्स हॉस्टल प्रोविजन को। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और क्या मैम, इस पे थोड़ा सा आपके एक और थोड़ा रिमार्क है? मेनली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक जो शी करके एक इन्होंने स्कीम चलाई है, जो एक्सटेंशन है लखपति दीदी का, जिसमें इन्होंने रूरल एरिया जो और एरिया से लेडीज को अपना बिजनेस, अपना या अपना जो काम करते हैं उसको सीधे मार्केट से कनेक्ट करने की कोशिश की है। सो एक ये अच्छी लखपति दीदी वाला ही जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आगे बढ़ाया है, क्योंकि उसमें उनके सक्सेस रेट दिखाई दिए, और काफ़ी इससे जो हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहन मिलने वाला है, और वहाँ पे उनका बिजनेस से वो कनेक्ट मार्केट से वो कनेक्ट होने वाले हैं डायरेक्टली। बजट में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी काफी कुछ है। क्या है, क्या पिटारा है हमारे पास बजट में इसके लिए? इसके एक बार पहले गरिमा मैम आप थोड़ा बताएं क्या है इसमें। इसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है उसने वो सेटअप करेगा लैब्स 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में, ताकि स्कूल्स और कॉलेज लेवल दोनों पे ही कंटेंट क्रिएटर्स को एक प्रॉपर करिकुलम के साथ हम उनको प्रैक्टिकल एम्फेसिस उसको मिले। ये हायर एजुकेशन में और सेकेंडरी एजुकेशन दोनों में ये आएगा। तो बजट में जो 3 कर्तव्य थे उसमें तीसरा कर्तव्य था सबका साथ सबका विकास। और हम मान के चल रहे हैं कि इस बार सच में बजट के जो हमारे विशेषज्ञों का कहना भी है कि हाँ, सभी के लिए कुछ ना कुछ है। तो आज की इस चर्चा में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद सर और अंकित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गरिमा मैम
आपने Thank वाकई you. में ज्यादा टॉपिक्स का एनलाइटन किया। और दर्शकों, आज हमारे पास इतना ही। बजट में कुछ और पहलू सामने आएंगे तो एक बार फिर हम चर्चा का सफर लेकर आपके बीच में पहुंचेंगे। तब तक के लिए हम सबको दीजिए इजाजत। आपको जो भी अच्छा लगा, जो भी खराब लगा, आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एमटी मीडिया। नमस्कार।